अगर टेंडर के लिए आप एमएलए को घूस दे रहे हैं तो घूस देने वाला कौन है? एक होता है प्रो मार्केट, दूसरा होता है प्रो बिजनेस। जो हमारे देश की आमदनी है वो लीक कर जा रही है, तो उसके बाद से फिर पब्लिक सेक्टर को तो कॉम्पिटिटिव होना ही पड़ेगा। आंकड़े जो है वो सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं कि हम अमीर हैं तो हम शिक्षा खरीदते हैं। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। सर, आपसे एक सवाल है कि हमारी इकोनॉमी में लास्ट 10 साल से बिलियनर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? बिलियनर बढ़ना है कोई बुरी बात तो नहीं हो सकती है। देश में सारे लोग बिलियनर हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। 140 करोड़ बिलियनर अगर हमारे देश में हो तो उससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। सवाल ये होता है कि बिलियनर बढ़े हैं, बिलियनर बढ़ने के साथ साथ बाकी लोगों का भी कुछ हुआ है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। या सिर्फ कुछ ही लोग बिलियनर बने हैं, बाकी लोग जो है अभी भी जो है गरीबी में जी रहे हैं, तो वैसी स्थिति में तो बिलियनर होना जो है वो एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। पर एक बड़ी समस्या ये है कि ये बिलियनर बने कैसे हैं, और ये बिलियनर बने हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है। ये दोनों चीज़ें एक तरीके से जुड़ी हुई हैं। पहले तो ये है कि अगर हमारे देश में आप जिनको बिलियनर बोल रहे हैं, कुबेर लोग बोलते हैं जिनको, अरबपति लोग जो हो गए हैं, ये पिछले 30-40 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 10 साल की बात नहीं है, पिछले 30-40 साल में ये बढ़े हैं। और अब स्थिति ये है कि अगर आप देखें पर कैपिटा बिलियनर, मतलब कि पूरी जनसंख्या को अगर आप डिनोमिनेटर में नीचे रख लें, तब देखेंगे कि अभी जो है वो भारत नंबर 1 पे है। कि मतलब हमारे जैसे जितना बिलियनर होना चाहिए, बाकी गैर अमीर देशों से भी अगर हम कंपैरिजन कर लें, अमेरिका से या यूरोप से या बाकी जो पुराने अमीर देश हैं, तो हमारे देश में बिलियनर जो है वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मंजूर है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भारत बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा हो तो हो सकता है हो जाएगा। सवाल है कि ये बिलियनर जो है वो जिस तरीके से बिलियनर बने हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, और वो चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने एनालिसिस किया है, काफ़ी सारे उसमें रिसर्च हुए हैं। उसमें 2 ही चीज़ें मैं उसमें बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि आप बिलियनर बन सकते हैं अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था में अगर आप सारे जो है वो इनोवेशन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोडक्टिविटी गेन्स आप कर रहे हैं, तो ऐसा एंटरप्रेन्योर अगर आप जो है वो बिलियनर बन रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बिल गेट्स ने एक नया प्रोडक्ट निकाला या स्टीव जॉब्स ने नया प्रोडक्ट निकाला और वो बिलियनर बने, तो मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप बिलियनर बन रहे हैं इनोवेशन के चलते नहीं, बल्कि इसलिए कि आप किसी सरकार के करीब हैं या किसी व्यवस्था के करीब हैं, तब जो है वो बिलियनर होना प्रॉब्लम है, जिसको हम आम तौर की भाषा में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म कारण है आपके बिलियनर के बढ़ने का, तो वो देश के व्यवस्था पे एक सवाल उठाता है, देश की फ्यूचर के बारे में जो है एक सवाल पैदा करता है। और हमारे देश में जो दिखने में आया है वो चीज़ आया है कि क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं ये रोल प्ले किया है, इसलिए बिलियनरों का बढ़ना जो है वो एक समस्या के बात कर सकती है। दूसरी जो है उसी से जुड़ी हुई बात जो है कि हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्टिंग्विश कर लें। एक होता है प्रो मार्केट, दूसरा होता है प्रो बिजनेस। प्रो मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन वाला है, एवरीबडी हैज़ राइट टू एंटर, राइट टू एग्जिट, और वो जो है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट वाला सिस्टम होता है जिसमें मार्केट तय करता है कि आप जीतेंगे या कोई और जीतेगा, जो आप परफॉर्म नहीं करेगा वो हारेगा, ये चीज़ मार्केट तय करती है। प्रो बिजनेस आती है जहाँ पे कि आप जो है वो उन चीज़ों से आपकी वृद्धि हो रही है, आपका धन बढ़ रहा है, जहाँ पे कि आप सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ हमारे यहाँ दिखती है। अब आप अमेरिका में बिलियनर्स को ले लीजिए। अमेरिका में अगर बिलियनर्स की लिस्ट आप लेंगे तो उसमें एलन मस्क आ जाएंगे, उसमें स्टीव जॉब्स आ जाएंगे, अभी तो नहीं है लेकिन एप्पल आ जाएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, आपको उसमें सारे टेक फर्म्स आ जाएंगे। ज़्यादातर इसमें आपको उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाला नहीं मिलेगा, आपको उसमें कोई रियल एस्टेट वाला नहीं मिलेगा, आपको उसमें कोई माइनिंग वाला नहीं मिलेगा। हमारे देश में आप बिलियनर्स की लिस्ट उठा लीजिए, उसमें कोई टेक वाला नहीं मिलेगा, आपको एक भी बंदा टेक वाला नहीं मिलेगा। टेक वाला 20वें-22वें नंबर पे जाके इन्फोसिस का कोई आपको मिल जाएगा, आपको शिवनादर एक मिल जाएंगे, आपको 1-2 लोग मिल जाएंगे, पर बाकी सारे लोग हैं इनके इंटरेस्ट या तो माइनिंग में है या फिर आप स्पेक्ट्रम में है, नेचुरल
रिसोर्स है, एक तरीके से सरकार कंट्रोल करती है। आपको रियल एस्टेट वाले लोग मिल जाएंगे, आपको जो है वो वैसे लोग मिल जाएंगे जो इनहेरिटेंस से बिलियनर बने हैं, फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स नहीं हैं। वो भी एक आंकड़ा है, हमारे यहाँ करीब करीब 35 से 40% बिलियनर्स ऐसे हैं जो इनहेरिटेंस वाले हैं, मन के इनके बाप दादा जो है वो थे, वो अभी भी जो है बिलियनर बने जा रहे हैं। अमेरिका में ये उल्टा है, अमेरिका में ये सारे लोग आपको फर्स्ट जनरेशन वाले मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो कि आपको 1950 में भी बिलियनर थे और अभी भी बिलियनर है। तो वो चीज़ जो है, ये किस सेक्टर से आप बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताता है और देश की भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। फिर इसमें एक और चीज़, जैसे आपने क्रोनी कैपिटलिज्म कहा, तो काफ़ी लोगों का ये होता है आर्ग्यूमेंट कि अगर मुझे समझो 400 एकड़ ज़मीन चाहिए प्लांट लगाने के लिए, तो इतनी ज़मीन होगी किसके पास? सरकार से तो बात करनी ही पड़ेगी, सरकार के बगैर कहाँ ये देश में कुछ होता है। जब अब ये सब आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो उसके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे कि सरकार से सहायता लेना या सरकार से मतलब मदद लेना वर्सेस टोटली क्रोनी कैपिटलिज्म करना, इसमें डिफरेंस लोग कर नहीं पाते हैं। नहीं, वो डिफरेंस करना ज़रूरी है। वो आप अगर उस पर वो डिफरेंस करना ज़रूरी है। सवाल ये नहीं है कि आपको 400 एकड़ ज़मीन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर देश में 400 एकड़ ज़मीन जिसको जिसको दी गई, हमारे देश में एक समय में जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है हमने 100 से ऊपर दिए है। आज उनकी स्थिति क्या है? ज़मीन लेके वहाँ पे रियल एस्टेट का काम अगर आप कर रहे हैं तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहलाता है। अगर हमारे देश में हर व्यक्ति जिसको 400 एकड़ ज़मीन सरकार ने दी होती और मैन्युफैक्चरिंग हम कर लेते तो आज हम मैन्युफैक्चरिंग के हब होते। आज मैन्युफैक्चरिंग के हब चाइना नहीं होती। पर सवाल ये होता है कि आप सरकार से कहते कुछ हैं, ज़मीन किसी और नाम पे लेते हैं, पर उस पे जो है मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करके कुछ और करते हैं, वो गलत है। और अगर आप सरकार के काम ये नहीं है कि वो बैठ के जो है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचाए। सरकार का काम है कि ठीक है, हमारे पास 400 एकड़, आपको 400 एकड़ ज़मीन चाहिए, हम 400 एकड़ ज़मीन लेंगे, लेकिन वो 400 एकड़ किसके पास जाएगा ये तय करना सरकार का काम नहीं है, वो मार्केट का काम है। जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो उसमें करेगा। अगर आपका एयरलाइन इंडस्ट्री में और एयरपोर्ट इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन आप कल तक धनिया बना रहे थे और आज एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कल तक जो है कुछ और कर रहे थे और आप कुछ और करने लगेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। कल तक आप जो है वो योग कर रहे थे और आज सबसे बड़े जो है वो आप धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो वो तो नहीं होगा ना। वो उसमें तो कोई फ़र्क होगा ना कि आप बिजनेसमैन हैं कि आप जो है वो क्या हैं, इसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार ये डिसाइड करेगी कि आप क्या बनेंगे और बिजनेसमैन डिसाइड करेगा कि सरकार क्या करेगी, तो वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाता है। बेसिकली अगर समझो मेरे पास एक एक्सपर्टीज़ है एक चीज़ में, और वो एक्सपर्टीज़ मैं सरकार के पास लेके जाता हूँ, वो एक अलग टाइप की एक अलग टाइप का कैपिटलिज्म है वर्सेस जो सरकार के पास है। सरकार के पास जो है मैं वो बस सस्ते में लेने पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल, वो तो माफिया है, फिर वो माफिया हो गया। हाँ, वो माफिया बात है। तो वही हो जाती है ना, बात वही हो जाती है। अगर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री कर रहे थे, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आपको चाहिए कि सरकार आपको जो है कुछ मदद करे, आपको व्यवस्था करे, ठीक है, उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए आपको, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस है, आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो हम उसके लिए आपको जो है जितनी भी मदद होगी सरकार करेगी, तो वो जायज़ है। पर आप आज के दिन में जो है वो यूट्यूब में है या जिस बिजनेस में है, लेकिन कल को आप में से आपको बोले कि सरकार आपको सीमेंट फैक्ट्री के लिए दे 400 एकड़, तो मैं कहूँगा कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। आपको चाहिए कि हाँ, इसके लिए हमें इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी सी हो जाए, कोई रेगुलेशन नहीं हो, सरकार का जो सिस्टम हो वो अच्छे से चले ताकि मैं अपना बिजनेस अच्छे से ले सकूँ, तो वो मार्केट वाला प्रो मार्केट हो गया। और अगर ऐसे ही धंधा चलते रहेगा तो इनोवेशन का तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं। यही मैं बोल रहा था कि अर्थव्यवस्था पे इसका जो घाटा जो होता है, अर्थव्यवस्था पे इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो यही होता है कि आप एक सिग्नलिंग करते हैं, कि आपके एंटरप्राइज से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपके सरकार के करीब होने से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कोई आदमी इनोवेशन करता है लेकिन आप उसको सक्सीड नहीं करने देते हैं, इसलिए क्योंकि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इसमें मुझे इस व्यापारी को बैठाना है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो वो इनोवेशन को स्टाइफल करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप को स्टाइफल करता है, वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि मार्केट फिर वो कब्जे में आ जाता है। उसमें सरकार दोनों तरीके के काम करते हैं। आपके अपने जो पसंदीदा बिजनेसमैन हैं उनको आप मदद करेंगे और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको आप ख़त्म करेंगे, उन पे आप रेड करेंगे, उनको आप बंद कर देंगे, उनको आप तरह तरह की चीज़ें करेंगे। तो वो
इस देश में इनोवेशन के कल्चर को, इसलिए तो हमारे पास, हम तो आईटी सेक्टर के बड़े उस्ताद माने जाते हैं, हमारा एक भी प्रोडक्ट नहीं है। एक आध है, कहने को कह दीजिए, मैंने उस हिसाब से तो बहुत सारे हैं, उस हिसाब से तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनोवेटर के तरीके से नहीं हमारा कुछ इनोवेटर प्रोडक्ट ना, हम किसी भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वैसे सेक्टर की बात हम कर रहे हैं जो हमारा सबसे बड़ा सक्सेसफुल रोल मॉडल है। बाकी और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट जैसे एक और चीज़ लोग जैसे सोचने लगते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म तो हर जगह है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब हो के कोई कोल माफिया बन जाए या कोल कंपनी बन जाए या कोई धारावी का प्रोजेक्ट ले ले, पर हर स्टेट में उनके पास भी अपने क्रोनीज है, तो ये कैसे आगे बढ़े इस? देखिए, आपने सही कहा, ये क्रोनीज हर जगह है। ये क्रोनीज जो है वो और इतिहास में भी वैसा रहा है कि सरकार के मदद से लोग जो है, कंपनियां जो है वो आगे बढ़ी हैं। पर सरकार का काम रेगुलेटर का है, और सरकार का काम जब रेगुलेटर का है, और सरकार का काम जो है कि हर किसी को एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात अगर आप करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको लगेगा कि सरकार जो है वो इस व्यापारी की मदद कर रही है, आपको लगेगा कि ये कर रही है, लेकिन उसमें भी एक बैलेंस होता है। उसमें भी एक बैलेंस होता है, एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम होता है। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम होता है कि अगर आप इनोवेटिव हैं तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, अगर आप इनोवेटिव नहीं है बल्कि आप जो है वो लॉस में जा रहे हैं तो हम आपको पनिश करेंगे। ये मार्केट का भी सिस्टम होता है, सरकार का भी सिस्टम वही होता है। लेकिन अगर आपके धन्ना सेठ जो है वो रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड, और अगर वो बैंक आपका एनपीए भी लोन भी डिफ़ॉल्ट होते जाए, फिर भी हम आपकी मदद करते जाएं, और जब पूरा लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो फिर हम विदेश चले जाएं, तो वो सिस्टम तो गलत होगा। अब उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। पर हाँ, साउथ कोरिया में ये हुआ है, बाकी जगह देशों में ऐसा होता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं और उस क्षेत्र में आपको जो है वो सरकार की तरफ से एक सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो सरकार वो करती है, और सरकार को वो करना भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अगर कोई आपके रिसोर्सेज पर ड्रेन है और आपके सिस्टम को स्टाइफल कर रहा है, तो उसके साथ आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर सरकार अकाउंटेबल नहीं रहेगी तो फिर तो बेसिकली जैसे एयरपोर्ट की बात हुई या काफ़ी मतलब स्पेक्ट्रम की भी बात हुई, तो लोगों का एक मतलब पता नहीं ये ओपिनियन बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू या लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सेक्टर से, पर लोग तो मतलब अगर आप कोई एवरेज आदमी को बोलो मैं एयर इंडिया और बीएसएनएल बंद कर रहा हूँ, अगर उन्होंने वो सर्विस यूज़ की होगी, सो आई थिंक 5 out of 10 पीपल वुड बी लाइक कर दो, मे बी 9। सो ये पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है? क्या पब्लिक सेक्टर होना चाहिए? अब पता नहीं आपको पता है या नहीं, पर मैं आपको ये जानकारी देना, बीएसएनएल के पास अभी भी 5G लाइसेंस नहीं है। बीएसएनएल के 4G सर्विसेज भी अभी तक शुरू नहीं हुई हैं, इस साल शुरू होने वाली है। हमारे देश में करीब 12-13 साल हो गए 4G सर्विसेज शुरू हुए, 5G भी होते हुए 5 साल तो हो ही गए हैं, करीब 3 साल 4 साल तो हो ही गए हैं। पर बीएसएनएल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर था 2011-12 में, पर उसको 4G लाइसेंस क्यों नहीं मिला? उसको अभी तक 5G लाइसेंस क्यों नहीं मिला? बीएसएनएल घाटे में रहेगी, उसकी सर्विसेज गड़बड़ होंगी, इसलिए क्योंकि वो उन एरियाज़ में जाके वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहां और कोई नहीं जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का मुद्दा बिल्कुल सही है, प्राइवेट सेक्टर वहां जाएगा जहां मुनाफा पे जाएगा, ये वो प्राइवेट सेक्टर के लिए सही बात है और उसको वो करना भी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो वो गांव में जाकर क्यों बैंक खोलेगा? वो उसका कॉस्ट लगेगा, रिटर्न तो उसको आने वाला नहीं, क्योंकि कोई डिपॉजिट आएगा नहीं। एक गरीब से गरीब गांव में कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो जाके वहाँ पे नहीं खोलेगा। HSBC, सिटी बैंक या बाकी सारे कोई भी प्राइवेट बैंक है वहाँ नहीं खोलेगा, पर वहाँ बैंकिंग की ज़रूरत तो है, तो वो तो सरकार को करना पड़ेगा और पब्लिक सेक्टर बैंक को करना पड़ेगा। SBI के पास ये चॉइस नहीं है कि वो वहाँ नहीं जाएगा, उसको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो उसका जो है प्रॉफिट मार्जिन आपको नहीं दिखेगा, उसकी सर्विसेज भी आपको अच्छी नहीं दिखेंगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट पे ओरिएंटेड है। अगर आपको जनधन अकाउंट सारे करने हैं तो वो सारे वहीं पे जाएंगे, अगर आपको पब्लिक सर्विस करने हैं तो सारे वहीं पे जाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर का पर्पस मुनाफा कमाना नहीं है। पब्लिक सेक्टर का पर्पस आई थिंक है एक बेस सर्विस एस्टैब्लिश करना जिसको प्राइवेट सेक्टर आगे इम्प्रूव करे। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर जिस पे जाएगा नहीं शुरू में, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को जाना भी नहीं चाहिए, उसका काम है मुनाफे पे ये करना। तो अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो, आपको सबसे ज़्यादा फ़ोन आते होंगे क्रेडिट कार्ड के लिए या होम लोन के लिए। आम जनता को ना क्रेडिट में कार्ड मिलता है ना ही होम लोन मिलता है।
ये दोनों चीज़ के लिए नहीं होता है, ना ही एग्रीकल्चरल लोन। ना ही एग्रीकल्चर लोन के लिए आएगा। पर उसको भी तो नीड्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो देश की हमारी बहुत बड़ी आबादी है। हमारे देश में तो एक लोगों की एक बहुत बड़ी समझदारी है कि पूरा देश ही अमीर हो गया है, पूरा देश ही बिलियनर हो गया है। वो एक जो गलतफहमी बैठी हुई है दिमाग में कि हर आदमी को जो एक अच्छा सर्विस चाहिए, यहाँ लोगों को बेसिक सर्विसेज नहीं मिल रही है, वो किसी न किसी को तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली वेल्थ क्रिएटर नहीं चाहिए, जॉब क्रिएटर चाहिए। जॉब क्रिएटर चाहिए, वो जॉब क्रिएटर चाहिए, और पब्लिक सेक्टर का उसमें एक बड़ा रोल है। और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो निर्धारित करने के लिए, अब जो गांव में बैठा हुआ बैंकर है या उसका जो है वो मकसद कुछ और है, उसका माइंड वैसा ट्यून नहीं है, वो वहाँ से आपको जो है वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं, उसका टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा वो। बट जैसे हमारे पास यहाँ पे BSNL है, बिकॉज और कोई आ नहीं रहा। यही तो बात है कि और कोई आएगा नहीं। हाँ तो पर BSNL ही आएगा आपके पास, और यहाँ पे भी वो फाइबर से आपको वो इंटरनेट देगा, और आपको उस पर बुरा लग सकता है, पर वो मैन पावर जो है वो आपको इस लेवल पे यहाँ पे वो वही एक ही पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा। तो दोनों को अगर हम एक आंकड़े में देखेंगे तो ये सही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप हो, तो आप यहाँ आए हो तो आपको पता है कि क्या है। यहाँ पे 3-4 स्क्वायर किलोमीटर में एक टावर है, वहाँ से हम सब ने मतलब कॉमन अपने पैसे निकाल के टावर लगाया है। उसके बाद सब ने वायरे मतलब, एंड इट इज़ एक्चुअली मच चीपर, दो समटाइम्स इट्स नॉट एज रिलायबल कि चलो यार सैटरडे को अगर आपका इंटरनेट गया तो फिर मंडे ही आएगा। हाँ, वो तो वो फिर फ़ोन से चला लो, बट ओवरऑल सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक एंड दैट इज हाउ इट शुड बी, ऐसा होना भी चाहिए कि एक बार जब सैचुरेट हो जाए सिस्टम, जब एक बार सिस्टम सैचुरेट हो जाए तो उसके बाद से फिर पब्लिक सेक्टर को तो कॉम्पिटिटिव होना ही पड़ेगा। आई मीन चैरिटी करने के लिए, और सिर्फ कि पब्लिक सेक्टर है, आप ना उसकी सर्विसेज लेंगे, कल को यहाँ पे जो है वो जियो और एयरटेल और बाकी की सर्विसेज आ गई तो आप भी 2 बार सोचोगे। नहीं मतलब एयरटेल जैसे वोडाफोन का सर्विस तो फ़ोन तो है ही। हाँ, वो तो है, वो तो BSNL पे नहीं टिके है। नहीं है। हाँ, तो जब चाहिए होता है तो फ़ोन के डेटा से उसके बावजूद भी BSNL के आज इतने सारे कस्टमर हैं, सस्ता है। जिसके पास ना 4G है, जिसके पास ना 5G है, जिसके पास ना एम्प्लॉयज़ हैं, जिसके पास ना कोई टेक्नोलॉजी, और ये सब उसको स्टार्व किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको वो बिड नहीं कर सकते थे। नहीं, पर ये भी कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में द करप्शन हैज़ लेड टू अ ह्यूज, पब्लिक सेक्टर की करप्शन देख के बहुत एक एवरेज इंडियन बहुत दूर भागता है पब्लिक सेक्टर। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उस बात को मैं क्वालिफाई भी करूँगा। हाँ प्लीज़ सर। कि करप्शन एक हाथ से तो नहीं होती है। सरकार को तो घूस देती नहीं है। ट्रू। एक MLA को तो घूस देता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कहीं तो इन्वॉल्व है। ये करप्शन में एक दूसरा पहलू भी तो है। अगर टेंडर के लिए आप MLA को घूस दे रहे हैं तो घूस देने वाला कौन है? भारत सरकार का डिपार्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है, वो कॉर्पोरेट प्लेयर है। अगर आप एयरपोर्ट के लाइसेंस के लिए घूस दे रहे हैं तो घूस तो सरकार ले रही है, लेकिन दे कौन रहा है? प्राइवेट। तो ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर ईमानदार है क्योंकि वो दे रहा है, और जो ले रहा है वो जो है वो गलत, बदनाम है, वो बदनाम है, तो ये तो कहीं ना कहीं मोरालिटी का सवाल जो है वो एक ही पैरामीटर पे तो आप नहीं लगा सकते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां डूब रही हैं। हाँ, जो लोग अभी आज के दिन में विदेश में बैठे हैं, हमारे बिलियनियर बैठे हैं। हाँ। अब आप नीरव मोदी बोल लीजिए, या चोकसी बोल लीजिए, या माल्या बोल लीजिए, मतलब हर्षद मेहता कोई BSNL एम्प्लॉय तो नहीं है? नहीं है ना। आपके प्राइवेट सेक्टर में तो करप्शन हो रहा है ना, और प्राइवेट सेक्टर में करप्शन यहाँ भी नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में करप्शन तो विदेश में भी होता है, अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में भी जो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आ जाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग की जो बात अभी चल रही है हमारे यहाँ देश में भी, हाँ, सेबी की चीफ, सेबी के बारे में बात हो रही है, कंपनीज की बात हो रही है, बाकी कंपनीज की बात हो रही है कि आप जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जब आप लड़ाई कर रहे हैं तो किसी को स्पेक्ट्रम सस्ता मिल जाता है। जो पूरा जो 2G मामला था उसमें तो कंपनियां एक दूसरे के साथ करप्शन कर रही थी। अगर शेल कंपनीज की बात हो रही है या प्रॉक्सी की बात हो रही है, तो इसमें तो सरकार ही सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें तो बाकी लोग भी इन्वॉल्व है ना। तो करप्शन का ये कहना कि सिर्फ जो है वो सरकार से करप्शन है और वही पक्ष दोषी है, बाकी पक्ष जो है उसका कोई मतलब नहीं है, तो आखिर आप घूस देते हो। आपको अगर जो है मान लीजिए आपको यहाँ किसी चीज़ के लिए कोई लाइसेंस लेना हो तो आप भी तो उतने ही दोषी हो।
और प्राइवेट सेक्टर अगर नहीं कर रहा है, अगर सहारा का प्लेन डूब जा रहा है या उसका ये हो जा रहा है और 25,000 करोड़ रुपए लेके आप चले गए, जिसके लिए सहारा के जो चीफ थे वो जेल में रहे, उसमें तो कहीं सरकार नहीं इन्वॉल्व थी। हाँ, आपका जो है वो बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक पिछले लास्ट 10 साल में कम से कम 7-8 बड़े बड़े तो डूबे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक तो नहीं डूबा है। और उसमें तो सारा ट्रांजैक्शन पब्लिक प्राइवेट का था, बैंक भी प्राइवेट थे, लोग भी प्राइवेट थे। इससे एक और एग्जांपल याद आ रहा है कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मोनोपोली इज़ बैड, मोनोपोली इज़ बैड, पर जैसे हमारा पोस्टल सर्विस है, इट इज़ अ मोनोपोली एंड दैट गेव बर्थ टू अ प्राइवेट कंपटीशन कि चलो पोस्ट 2 दिन लेगा तो डीटीडीसी 1 दिन लेगा, फिर कुरियर ये होगा, फिर फ्लाइट वो होगा। पर वो बेस सर्विस इतनी सस्ती है हाँ कि ये प्राइवेट वालों को भी अकाउंटेबल और कंपेटिटिव रखती है। बीएसएनएल का मतलब वही है, बीएसएनएल का मतलब वही है। बीएसएनएल आज के दिन में बड़े बड़े जायंट से कम्पीट कर रही है, जियो से कम्पीट कर रही है, एयरटेल से कर रही है, वोडाफोन से कम्पीट कर रही है। तो ये बड़े बड़े जायंट हैं जिनसे वो कम्पीट कर रही है। और बीएसएनएल का ना कोई ऐड, ना कोई होर्डिंग देखा होगा किसी ने कुछ भी नहीं है, में कुछ भी नहीं है। ट्रू। तो वो कंपटीशन होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए, पर कुछ हिस्सों में जहाँ पे कि सरकार की व्यवस्था नहीं है और जहाँ सरकार की हम अभी यहाँ पे बैठे हुए जो है एक दूसरे तरीके के वातावरण की बात कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ की चलने की, आपको पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे, और वो 50-50 60-60 हैमलेट्स, आई मीन घर के गांव होते हैं वहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर जाके वहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वहाँ पे ना ही कोई हाईवे है, ना ही कोई टोल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे कोई कंपनी जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसका जो आरपू बोलते हैं आप लोग, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि वो फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो डेटा के लिए कर ही नहीं पाएंगे। सो बिल्कुल बेसिक वाला प्लान लेते हैं, 50 रुपए वाला, उस पर वो खाली फ़ोन रिसीव करते हैं। पर वो किसी न किसी को तो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब टावर मुश्किल से लगते हैं, खरीदे आसानी से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बात वहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे अगर समझिए 3-4 लाख लोग बढ़ जाए तो बस टावर खरीदते कोई और जाओ बीएसएनएल। फिर मुझे उसमें अब जैसे कार बनाने में सरकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लेवल पे एयरलाइन इंडस्ट्री में भी सरकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया को आप पहले ही बेच देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ जो सर्विसेज आज के दिन में, इंटरनेट एक एसेंशियल लाइवलीहुड है। 20 साल पहले वो एक लग्जरी था, पर वहाँ पे तो आपको जो है वो पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम आपको जो है वो पहुँचाना पड़ेगा। तो कहाँ आपको सरकार को रखना है, कहाँ सरकार नहीं रहेगी, ये चीज़ें बदलते रहती हैं। पर हर चीज़ में ये नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ मार्केट को छोड़ दीजिए। बट एक पब्लिक सेक्टर का एक बेस, जैसे हॉस्पिटल हो गए, उसका एक बेस आधार तो होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ में ना। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और एजुकेशन हेल्थ की बात अपने इसलिए भी अच्छी बात उठाई, उस पर खास करके शिक्षा की बात होती है। शिक्षा को हम आज के दिन में कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे हर आदमी बोलता है कि लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, बोलता है कि लोग जो है वो उनका स्किल नहीं है। हाँ, एक वर्ड आप जो अब देखेंगे कि बहुत बड़ा वर्ड आज के दिन में चला आ रहा है, स्किलिंग करने की हम बात करेंगे। शिक्षा एक इनेबलिंग और एम्पावरिंग टूल है। हमारे लिए शिक्षा जो है वो एक कमोडिटी के रूप में, वो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या आपको इतनी शिक्षा करने के बाद से नौकरी मिलेगी तभी आपको शिक्षा चाहिए, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। एक सभ्य समाज के लिए शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। नौकरी वाली शिक्षा एक अलग बात हो गई। अब इसमें सरकार का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षा को ये देखने लगेंगे कि हमें सिर्फ रिटर्न वाले एजुकेशन चाहिए, तो जो गरीब तबका है वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। जो एक बहुत ही बड़ा तबका है जो एजुकेशन को एम्पावरिंग टूल समझता है, उसको जो है वो आप सिस्टम से आप बाहर कर देंगे। उसको आप ही को करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या कि जहां आपको रिटर्न होगा वहीं शिक्षा होगी। तो मार्केट तय करेगा कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मार्केट तय करेगा कि आपको क्या, किस विषय की जानकारी दी जाएगी। तो आप अगर कोई लिटरेचर करना चाहते हैं, या फिलोसफी करना चाहते हैं, या आर्ट्स करना चाहते हैं, या एस्थेटिक्स करना चाहते हैं, उस पर सब डिसीजन कॉमर्स ही लेगा, पर सब फिर कॉमर्स लेगा। तो होगा कि सारे लोग जो है वो एक ही, अब हमारा स्किलिंग का वही प्रोसेस हुआ है कि हमने सबको तय किया है कि हम सबको स्किलिंग कर देंगे, और स्किलिंग करने के बाद से जो है वो नौकरी अपने आप मिल जाएगी।
ना उससे स्किलिंग से जो है वो नौकरी मिलती है, और ना ही जो है वो नौकरी के लिए स्किलिंग उतनी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ऑन द जॉब हो जाता है। हमारा आईटी सेक्टर उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर मार्केट में डिमांड चाहिए, डिमांड है, तो हमारा देश जुगाड़ देश है, लोग वो स्किल ले लेते हैं, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस देश में 80 से 90% लोग जो आज के दिन में कंप्यूटर का काम कर रहे हैं वो फॉर्मल सिस्टम से होकर नहीं गए होंगे, क्योंकि जो फॉर्मल सिस्टम से होकर गए हैं उसमें बहुतेरे तो देश में हैं ही नहीं, बाहर ही चले गए, तो बाहर चले गए हैं, पर फिर भी वो सिस्टम चल रहा है। और हम आईटी सेक्टर का जब रिवोल्यूशन इस देश में हुआ तो हमने ये तो नहीं बोला कि हम रुकिए, पहले 20 साल पहले जो बैठ के पहले सारे कंप्यूटर ट्रेन कर लेते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बना लेते हैं, तब आईटी रिवोल्यूशन आएगा। जब आईटी रिवोल्यूशन हुआ तो एनआईआईटी खुल गया, एपटेक खुल गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें खुल गए, लोग खट करने लगे, और उसके बाद से हो गया है अपने आप। बट एक बेस शिक्षा का होना चाहिए। हाँ, बेस जरूरी है, वो बेस जरूरी है, लेकिन जहां आप स्किलिंग के लैंग्वेज में बात करेंगे और जहां आप मार्केट की बात करेंगे, जहां आप एजुकेशन को एक कमोडिटी समझेंगे, तो कमोडिटी जब वो बन गया तब वो आपका बेस के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई उसके बारे में सोचेगा भी नहीं कि बेस बनना चाहिए कि नहीं, और इस प्रोसेस से कितने लोग एक्सक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि इस देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, नौकरी मिले चाहे नहीं मिले। शिक्षा सिर्फ मीन्स टू एन एंड नहीं है कि मतलब आप पढ़ रहे हो कल जॉब मिल जाएगा, उसके लिए सिर्फ शिक्षा नहीं है। शिक्षा इज़ लाइक कलेक्टिव गेन एक सोसाइटी का हो सकता है एजुकेशन से। अगर आप समझाएं सर कि जहाँ पे एजुकेशन पेनिट्रेट की है वहाँ पे एक एवरेज आदमी की लाइफ क्यों बेहतर है। हमारे देश के अंदर एग्जाम्पल है, देश के बाहर के एग्जाम्पल है। आप केरल एक वेल नोन एग्जाम्पल है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि देखिए शिक्षा आपको एक सिविक ड्यूटी भी देती है। शिक्षा जो है वो एक सिविक ड्यूटी भी देती है। एक पढ़ा लिखा समाज, आप ही अगर कहीं रहना चाहते हैं, आप अनपढ़ों के बीच में रहना चाहेंगे या पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहना चाहेंगे? लोग एक आज के दिन में हमारे यहाँ समाज में एक सब व्यवस्था हो गई है, सब लोग एक गेटेड सोसाइटी में रहना चाहते हैं। वो गेटेड सोसाइटी क्या है? सब लोग एक स्तर के हैं, एक होमोजेनाइजेशन है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जो है एक तरीके की क्लास है, तो आप उसमें रहना चाहते हैं। आप धन्ना सेठ भी हैं तो आप उस गांव में जाके नहीं रहेंगे ना, भले ज़मीन बहुत बड़ी हो और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, आप वहाँ तो नहीं रहेंगे जहाँ पे कि आपको लग रहा है कि बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं। आपको डर लगेगा, कोई हमें मार देगा, कोई हमें ये कर देगा। सिविक सेंस नहीं है। लोग जो कहते हैं, जो हमारा मिडिल क्लास बोलता है कि गरीबों में सिविक सेंस नहीं होता है, ये सिविक सेंस कहाँ से आता है? एजुकेशन, ये शिक्षा से आता है। एक सामाजिक दायित्व निर्वाह करने का जो क्षमता होती है वो एजुकेशन से आती है, वो शिक्षा से आती है। महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ जो है वो सरकार के लाउड स्पीकर में बजाने से नहीं होती है, ये समाज में होती है, और एक शिक्षित समाज में ये चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक शिक्षित समाज में हैं तो आपको पता है कि आपको प्रदूषण नहीं करना है, आपको कूड़ा सामने वाले के घर के बाहर नहीं फेंकना है, या आप एक तरीके से चलेंगे और दूसरे के चलने के रास्ते पे जो है नहीं बाधा उत्पन्न करेंगे। ये आपकी शिक्षा से आता है, ये सरकार के ऑर्डर से नहीं होता है। आप नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, बाकी वहाँ लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे से लोग रहते हैं, सभ्य होते हैं, वो शिक्षा से आती है। उसको हम जो है वो उसको पैसे में हम नहीं आंक सकते हैं कि वो, हाँ, हमारे गोल ही अलग हो जाते हैं। हमारे गोल बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उस पर कीमत में हम नहीं आंक सकते हैं। बेसिकली अगर एक कंट्री है जहाँ पे 100% लोग अगर स्कूलिंग से जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर होम स्कूलिंग का ट्रेंड हो जाएगा, वहाँ पे स्कूलिंग को ही इवॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल। पर अगर हमारा गोल ही है कि 100% तो पहले घुसे स्कूलिंग में, हाँ, तो हम स्कूलिंग इम्प्रूव करना तो बहुत दूर की बात है फिर। इसलिए आप देखिएगा कि यूरोप में, पूरे यूरोप में ये बात है, आप पूरे यूरोप में देखेंगे या आप जापान चले जाइए या जो भी विकसित देश हैं, ज़्यादातर विकसित देशों में ये देखेंगे आप, यूरोप में खास करके शिक्षा मुफ्त रहती है और सरकार की जिम्मेवारी रहती है। अमेरिका में भी स्कूल सिस्टम में, यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट आप देखेंगे, पर स्कूल सिस्टम में अभी भी सरकारी सिस्टम है। आपको नेबरहुड स्कूल में जाना है और स्कूल्स की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। हमारे यहाँ हमने क्या किया है कि हम अमीर हैं तो हम शिक्षा खरीदते हैं। हम वहाँ जाएंगे जहाँ सबसे महंगी शिक्षा है, जहाँ की फीस सबसे ज़्यादा होगी, वहाँ की शिक्षा सबसे अच्छी होगी। तो उसका एक असर ये समाज पे ये होता है कि हमने दो तरीके के समाज बना दिए हैं।
गरीबों के लिए एक अलग स्कूल है जहां हम जाते भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि आसपास में गरीबों के स्कूल में होता क्या है, क्योंकि हमारे बच्चे तो एसी बस में जाते हैं, एसी क्लासरूम में बैठते हैं और आईपैड पे लिखते हैं। हमने एक दूसरा तरीके का स्कूल बना दिया है जो सरकार चलाती है, जिसमें गरीब लोग जाके ये करते हैं, पर हमने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है। हमारे लिए शिक्षा एक कमोडिटी हो गई है। तो हमने ये क्लास जो है ना, ये जो क्लास मेंटालिटी है कि हम अमीर हैं और गरीब लोग नीचे हैं, ये बच्चों को हम पहली क्लास से दे रहे हैं। बिल्कुल। हम उनको उस एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां वो एसी बस से और एसी गाड़ी से जाते हैं और एसी क्लासरूम में बैठते हैं और अंग्रेजी में फराटेदार वाले टीचर होते हैं जहां वो आईपैड पे ही लिखते हैं, कॉपी किताब पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो उनको पता ही नहीं है कि इस देश में एक दूसरा देश भी है। तो वो क्लास कॉन्शियसनेस हम उनको वहाँ पे पैदा कर रहे हैं। एक और यहाँ पे जैसे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी की, तो एक और लोगों का बोलना ये है कि हमारे लॉज और रूल्स एजुकेशन सिस्टम को लेके ऐसे हैं कि सरकारी और प्राइवेट के बीच में कुछ नहीं आ सकता। हमने बना दिया है वैसा, और ये चीज़ अब और ज़्यादा होते जाएगा। द डिस्पैरिटी, ये डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि अभी हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, हम माइंडसेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें मेंटल ट्रेनिंग कर रहे हैं वो। और स्कूल सिस्टम जो है वो सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं होता है, वो बताता है कि आपको समाज में कैसे आपका दायित्व होगा, आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेवारी क्या होती है। तो आप अभी से अगर वो चीज़ में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो रिजल्ट कोई दूसरा होने का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए आपको। ये तो बेसिक स्कूल की बात हो गई, पर इसके आगे ऊपर जाके जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का हाल तो हमें पता है। वही है, वहाँ भी वही हाल हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जाना ही था, वो कहीं ना कहीं तो जाना ही था। पर उस जगह पे जाने के बाद जहाँ पे आ जाती है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आप एक बात याद रखिए, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आता हूँ। 10 साल पहले तक और अभी भी ये चीज़ थोड़ी बहुत बच गई है हमारे यहाँ। मैं बहुत गर्व से कहता था हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा लोग SC ST OBC थे, जबकि सरकारी रिजर्वेशन जो था वो 50% से कम का था। आमतन 55% हमारे यहाँ होते थे। हमारे यहाँ एक सिस्टम था जिसके चलते महिलाएं हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा होती थी। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता था जिसको कहते थे डेप्रीवेशन पॉइंट सिस्टम, कि 100 अंक का अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था तो, और अगर आप एक गरीब डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो हम उस आपको 5% ज़्यादा देते थे। आप एक मीडियम डिस्ट्रिक्ट से आते थे तो हम आपको 4 नंबर देते थे। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो हम आपको कोई नंबर नहीं देंगे। इसको हम बोलते पॉजिटिव इंटरवेंशन जो होता था। महिलाओं को हम 5 नंबर ज़्यादा देते थे, हर महिला को, हर लड़की को हम 5 नंबर ज़्यादा देते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें पता था कि उनको उच्च शिक्षा में आना उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उनको शादी की जिम्मे का प्रेशर होता है, लोगों को सेफ्टी की चिंता होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और हमारे यहाँ अभी भी फ़ी जो है वो अभी भी बहुत कम है, नहीं के बराबर है, पर वो इसलिए है क्योंकि एक गरीब बच्चा जो वहाँ पढ़ने आया है ना, वो अपने आप को उस सिस्टम से बाहर ना समझे। आई थिंक एक वर्ड जो शायद मैं नहीं बोलूँगा, विच इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मैंने बहुत रेयरली लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है। नहीं, वो ज़रूरी है। हमारे देश में जिस तरीके का इनइक्वालिटी है, जिस तरीके की विषमता है, वो हर चीज़ आपके रिजर्वेशन से और सरकार के कानून से नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। आप इसको एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। सर इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी के क्या मार्कर्स है कि और कहाँ जा रहे हैं हम? अगर जैसे आपने बोला बिलियनर राज तो 40 साल से आ ही रहा था, तो अभी इनइक्वालिटी के मार्कर्स में क्या चेंज हुआ है लास्ट 4 डेकेड को अगर पकड़े तो? बिलियनर वाला वेल्थ वाली की जो बात हुई वो एक पहलू है और एक छोटा सा पहलू है, पर हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी 30-40 साल में तो खैर बढ़ा है, पहले भी होता था। और उसके 3 पहलू मैं आपको बोलूँगा, 3 तरीके की इनइक्वालिटी से आपको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूँगा। एक इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल जो इनइक्वालिटी, वो आता है आपके पुराने इंडाउमेंट से, लैंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी वो। दूसरी इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी हुई जहाँ पे कि इनइक्वालिटी आपके सामाजिक संरचना से, स्ट्रक्चर से आपके आ रहा है। जैसे जाति की जो लेकर इनइक्वालिटी है वो स्ट्रक्चर को लेकर है। अगर 2 लाख रुपए कमाने वाला, मंथली कमाने वाला एक जनरल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट है,
तो दोनों का बराबर लेवल नहीं है, क्योंकि उसको जातिगत इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा, भले वो एंडाउमेंट के टर्म्स में और अभी के इनकम के टर्म्स में बराबर है। हाँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स डोंट फिक्स सोशल। हाँ, तो जो सामाजिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं, वो सामाजिक इनइक्वालिटी भी हमारे देश का एक पहलू है। उसमें जेंडर आ जाएगा, उसमें कास्ट आ जाएगा, उसमें रिलीजन आ जाएगा, उसमें रीजन आ जाएगा, रीजनल इनइक्वालिटी भी उसमें आ जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर आ जाता है। और तीसरी जो इनइक्वालिटी होती है वो इनइक्वालिटी होती है जो इकोनॉमिक सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ये इनइक्वालिटी होती है कि अगर आप मान लीजिए जो है कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, कोई भी किसी भी तरह का इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में होगा। आप कोई भी सामान बना रहे हैं तो उसमें जो टोटल वैल्यू एडेड है, उसका जो सरप्लस निकलेगा वो कितना मजदूर के पास जा रहा है और कितना जो है कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। ये बहुत क्रूड तरीके से हम कह रहे हैं कि पूंजीपति के पास कितना जा रहा है, मजदूर के पास कितना जा रहा है। और अभी तक कितना भी एआई की बात कर लें या कुछ भी बात आप कर लें, मशीन लर्निंग कर लें, आज तक तो अभी व्यवस्था ये नहीं हुई है कि मशीन के लिए बनाता है। मशीन चलाने के लिए इंसान तो चाहिए, एआई को भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, और कंज्यूम करने वाला भी तो होता है, उसमें इंसान ही है जो उसको कंज्यूम। फाइनल कंज्यूमर तो इंसान ही है। तो अगर आप वो देख लीजिए तो इकोनॉमिक प्रोसेस में ये एक पुरानी संघर्ष की लड़ाई है कि पूंजीपति वो जो जितना भी उसका जो सरप्लस निकला है वो पूरे प्रोसेस से पूंजीपति को कितना जाता है और वर्कर को कितना जाता है। ये इकोनॉमिक सिस्टम का पुराना लड़ाई है। मैं इससे पहले शुरू करता हूँ, फिर मैं हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल की बात करूंगा आपसे। पर इसमें जो है वो इसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किसको कितना मिलेगा, क्योंकि पूंजीपति हमेशा कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर 100 रुपये उसमें मुनाफे में निकले तो उसमें से 100 रुपये जो बाकी सारे इनपुट कॉस्ट के अलावा जो बाकी पैसा बचता है तो उस 100 रुपये में से 80 रुपये मैं रख लूँ, 20 रुपये जो मजदूर को दूँ। ये तो कोशिश करेगा वो। हमारे यहाँ पिछले 15 साल में ये आंकड़े आपके इकोनॉमिक सर्वे में हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है, हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं, ये हुआ है कि कंपनीज का जो प्रॉफिट शेयर है वो बढ़ा है, वेज शेयर घटा है। ये पिछले 30 साल से चला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हिस्सा जो है प्रोडक्टिविटी गेन जो होता है, और प्रोडक्टिविटी याद रखिएगा कि मालिक खुद तो नहीं कर रहा है मजदूरी, मजदूर से ही तो प्रोडक्टिविटी आ रही है, पर उस प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मालिक ले जा रहा है। इसका असर ये हुआ है कि जो वर्कर हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ डेली मजदूर वाले नहीं बल्कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस डिक्लाइन कर रही है। रियल टर्म्स में अगर इन्फ्लेशन को आप हटा लें तो वो डिक्लाइन कर रही है। वो एक इनइक्वालिटी को पैदा कर रही है कि जहां पूंजीपति क्यों ले पा रहा है, क्योंकि उसको सिस्टम अलाउ कर रहा है, रेगुलेशन नहीं है और रेगुलेशन मजदूर के खिलाफ है। 30 साल से हमारे अंदर ये दिमाग में बैठाया गया है, हमारे अंदर उस आम जनता के अंदर बैठाया गया है कि हमारे देश का मजदूर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा चक्कर हुआ है जिसमें एक होड़ मची हुई है कि चीपेस्ट लेबर कौन देगा, चीपेस्ट लेबर कौन देगा, इसकी एक होड़ मची हुई है कि चीन में लेबर सस्ता है, वियतनाम में उससे भी सस्ता है, बांग्लादेश में उससे भी सस्ता है, तो हम और भी सस्ता कर देते हैं। पर ये सस्ता कैसे होगा? सस्ता होगा मजदूर का हक छीन के ही होगा, और कोई तरीका तो हो नहीं सकता है। दुनिया में तो और कोई तरीका है नहीं। तो जो बांग्लादेश में पिछले 2 साल में आपको सुना होगा कि फैक्ट्री में आग लग गई थी और बहुत सारे मजदूर जल गए थे, या फिर जो स्वेट शॉप हम बोलते हैं, हमारे यहाँ भी तो वही सिस्टम चल रहा है। कोविड के समय आपको आश्चर्य होगा, सरकारें, मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि वर्किंग आवर्स 8 घंटा से बढ़ा के 12 घंटा कर दीजिए। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हैं कि 70 घंटा काम कीजिए, और 70 घंटे से कम आप काम कर रहे हैं तो आप जो है वो निकम्मे हैं। ये तो एक आदमी नहीं बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, और पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, जो हमारे बहुत रेस्पेक्टेड पूंजीपति लोग हैं। नारायण मूर्ति जी बोल रहे हैं, LNT वाले बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पर ये 8 घंटे कल की लड़ाई जो है वो सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद से मजदूर को मिला था, और ये एक इंटरव्यू में छीन लेंगे। ये छीन क्या लेंगे? सरकारें तो ले आई है कि हम बढ़ा के 8 घंटा से इसको 12 घंटा कर देंगे, हम 12 घंटा से इसको बढ़ा के, और क्या कर रहे हैं हम पूंजीपति बोल रहे हैं कि भाई हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ मजदूरी का नियम जो है वो, लेबर लॉज हमारे यहाँ बहुत खराब है। तो सरकारों में होड़ लगी हुई है कि हम लेबर लॉज को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी को पैदा कर रहा है, ये जो पूरा एक सिस्टम है। पर ये एक राजनीतिक प्रोसेस है जिसमें कि एक लड़ाई जो है वो चल रही है, और ये प्रोसेस है।
पर इस लड़ाई, ये एक पहलू हो गया आपका। दूसरा पहलू आपका जो हो गया वो ऐतिहासिक वाला, तो मैंने आपको बता दिया, वो चला आ रहा है। वो बिलियनर्स में भी आपको दिख रहा है। बिरला के बेटा बिलियनर होंगे ही होंगे, धीरू भाई अंबानी के पुत्र होंगे ही होंगे। मैंने वो एक जो इनहेरिटेंस वाला जो हम बोलते हैं वो चला आ रहा है। हमारे देश में लैंड रिफॉर्म बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, वो चला ही आ रहा है। वो एक ऐतिहासिक इनइक्वालिटी है। पर सबसे बड़ा जो हमारे देश का जो समस्या है, जिसके बारे में हम बात कम करते हैं, और जबकि राजनीतिक रूप से वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की बात। तो मजदूर में भी हमारे यहाँ अब 2 क्लास हो गए हैं। महिलाएं, उनको कम मिलेगा। महिलाओं में जो शेड्यूल कास्ट होगी उसको और कम मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। वो एक्सपोनेंशियल बढ़ते जाता है। तो जितने लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आप उसमें ऐड करते जाइए, 2 मजदूर हैं, सेम काम कर रहे हैं, अगर पुरुष है और महिला है तो महिला को कम मिलेगी, कम तनख्वाह मिलेगा। महिला में भी अगर SC है तो उसको कम तनख्वाह मिलेगा। अगर वो उसमें बिहार की है तो उसको और कम मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, वो उसको जो है वो, तो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी यहाँ पे रोल आपको प्ले कर रही है। और स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो है, अगर उसको आप रोकेंगे नहीं तो वो अपने आप को सेल्फ ब्रीडिंग होता है उसका, वो सेल्फ परपेचुएटिंग होता है। क्योंकि वो जो सबसे नीचे तबके वाली जो महिला है, उसके बच्चे और भी नीचे चले जाएंगे। सो ये इनइक्वालिटी अगर किसी भी सरकार को, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो या चाहे वो स्टेट की सरकार हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये इनइक्वालिटी को थोड़ा दूर कर सके? काफ़ी चीज़ें हैं। सरकार चाहे तो एजुकेशन एक हमने बात की उसके बारे में। हाँ, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन के साथ ही बहुत जुड़े हुए हैं। और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट में एक्सेसिबल, मैं कहूँगा एक्सेसिबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको, मैं तो बोलता हूँ कि राइट टू मोबाइल टेलीफोनी होना चाहिए। हाँ, राइट टू इंटरनेट होना चाहिए इस देश में। मतलब 1 GB रोज़ सरकार फ्री में दे आपको। सरकार व्यवस्था करे, क्योंकि वो जो एक मजदूर है उसके लिए, मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 2000 के आसपास में मोबाइल फ़ोन पहली बार शुरू में आया था, कॉल चार्जेस होते थे 16 रुपये। मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा होता था 2000 का। आज के दिन में एक मजदूर का जो जीवन है वो मोबाइल्स के थ्रू चलता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं, एक गांव है उत्तर प्रदेश में, पालनपुर, मुरादाबाद, अभी संबल डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसमें है। मैं इस गांव में 2007 से लगातार जाता हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। ये गांव में पिछले 70 साल से सर्वे चल रहा है। ये मेरा एक, मान के चलिए, एक लैबोरेटरी है। इस पर अभी एक बड़ी किताब हमने लिखी है 2018 में, हाउ लाइव्स चेंज। तो ये पालनपुर पे है। तो मैं इस गांव को, हमने 2 साल पूरा स्टडी किया वहाँ पे। फिर उसके बाद से 15 में स्टडी किया, फिर 2022 में गया। वहाँ पे दलितों का एक बड़ा समूह है। वहाँ पे जो दलित वर्कर है, ये वहाँ पे मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन जो है वो बड़ा एक गोडाउन है, मतलब एक यार्ड कहते हैं, जो गुड्स कैरियर का एक हब है। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वहाँ से आती हैं, वहाँ पे गुड्स ट्रेन रुकती हैं, फिर वहाँ से वो अनलोड होती हैं, फिर वो ट्रक से जगह जगह जाती हैं। वो एक बड़ा यार्ड है एक तरीके से। तो जो अनलोडिंग करते हैं वो मजदूर करते हैं। मजदूर में ज़्यादातर मजदूर दलित मजदूर होते हैं। दलित मजदूर जो है वो, उनका जो ठेकेदार होता है वो हमेशा दूसरे कास्ट का होता है, जो हमेशा वो ठाकुर होगा या फिर वो अपर कास्ट का होगा, और वहाँ पे वो मजदूर को वहाँ पे किया जाता है। करीब 15 साल पहले जो है, एक दलित मजदूर ने बोला कि अब मैं ठेकेदार बनूंगा, और वो ठेकेदार बन गया। जाहिर तौर पे वहाँ पे बाकी सारे ठेकेदार उसको जीने नहीं देंगे। कौन जो है वहाँ पे कंपटीशन के रूप में वो, और दलितों का ठेकेदार है तो और भी ज़्यादा उसमें इशू आ जाती है। पर वो सरवाइव कर गया वहाँ पे। मोबाइल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया उसने। रात के 4 बजे अगर कोई ट्रेन आती थी, वो 4 बजे जो है वो 15 मजदूर वहाँ पे वो इकट्ठा कर सकता था। मोबाइल ऐसे कर लेता था, मोबाइल थे, फ़ोन करता था, 4 बजे रात में उसने अनलोडिंग करा दी। अपर कास्ट वाले 4 बजे रात में वहाँ पहुँचने के तैयार नहीं थे। मोबाइल था, उसने बगल में आगरा वाले ट्रेन वाले से बात किया, वहाँ के ठेकेदार से बात किया, अलीगढ़ वाले से बात किया। तो अब उसको मोबाइल पे आता था, और वो मोबाइल पे कम से कम एक समय में उसकी ताकत थी कि वो 50 से 60 मजदूर रात के 3 बजे आपको दे देगा। वो मजदूर के लिए फ़ायदा था, जो गांव में बैठा हुआ था, उसको वहाँ पे जाके इंतज़ार नहीं करना पड़ता था कि अब ट्रेन आएगी और कब ट्रेन आए। कई बार ट्रेन 3 घंटे लेट होती थी, कई बार 4 घंटे ट्रेन लेती थी। वो तो सुबह 8 बजे पहुँच गया है,
लेकिन ट्रेन आई रात दिन के 2 बजे तो उसका तो आधा दिन का ही काम हुआ। हाँ, और ट्रेन लेट होने का आप कैसे किसको पेनलाइज कर किसको पेनलाइज करोगे? ये तो बेचारा पहुंच गया वहां पे और एक तरफ का बस का किराया 25 रुपया लगा के ट्रेन स्टेशन पहुंचा है। वो मोबाइल के चलते अब उसको पता है कि इस स्टेशन पे काम आने वाला है। तो मोबाइल जो है उसकी जिंदगी को उसने बदल दिया है और बिना मोबाइल के 1 सेकंड वो नहीं रह सकता। आप भी तो वैसे ही करते हैं। अगर आपको आज के दिन में ये चाहिए तो आप मोबाइल से बुलाते हैं, आपको ड्राइवर चाहिए तो मोबाइल से बुलाते हैं, आपको कारपेंटर चाहिए आप मोबाइल से बुलाते हैं। अर्बन क्लब बन गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके आ गई हैं। वो ड्राइवर सारे पूरे जो है मोबाइल से ही चल रहे हैं। ओला भी है, उबर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक एसेंशियल सर्विस हो गया। तो सरकार चाहे तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक लाइवलीहुड की ये सब चीज़ें तो करनी ही चाहिए और ये इनको मैं मानता हूँ कि उनका सामाजिक दायित्व है, उनका सिटीजनशिप सर्विसेज है जिसको सरकार को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पर सरकार को जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हमने की वो भी करना चाहिए। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी कास्ट सेंसस एक चीज़ है जो बहुत ही बढ़ के डिस्कस हो रही है। आपको लगता है कास्ट सेंसस सिर्फ आंकड़ों का इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है अगर ये सेंसस हो तो? मुझे लगता है कि किसी भी, ये सिर्फ कास्ट सेंसस की बात नहीं है, ये आंकड़े, कोई भी पब्लिक स्कीम बनाने के लिए आंकड़े तो चाहिए। आंकड़े चाहिए। पर इंडिया में कास्ट सेंसस को लेके अगर मैं पूछूं कि कास्ट सेंसस के आंकड़े कैसे इकोनॉमी सुधार सकते हैं? इकोनॉमी क्या, वो हमारी डेमोक्रेसी सुधार सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले तो बात करें डेमोक्रेसी की बात करें। ठीक। हमारी जो पूरी जो डेमोक्रेसी है उसमें आंकड़े बहुत जरूरी हैं। आपको और सरकार के पास तो एक बहुत बड़ा हथियार होता है आंकड़े छुपाना। कोई भी सरकार जो है वो आपको ये जानकारी तो नहीं देना चाहेगी कि वो क्या कर रही है। आंकड़े एक हथियार है, डेमोक्रेसी का टूल है। आंकड़े वोटर को एम्पावर करते हैं। आंकड़े सवाल पूछने के लिए आपको जो है वो ताकत देते हैं। आंकड़े जो है वो सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं। कास्ट सेंसस का इतना ही एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर मुझे पता चल जाए कि इस देश में नौकरियों में दलितों का इतना हक है और इतने दलित जो है वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या फिर मार्केट नहीं जा पा रहे हैं या यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वो आंकड़ा ताकत है। मैं सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ कि भैया 75 साल हो गए, अब तक ये क्यों चल रहा है? आप इतने साल से ये कर रहे हैं। और सवाल जब तक नहीं पूछेंगे तब तक नीतियाँ बदलेंगी नहीं। मतलब ये मान के चलना कि सरकारें जो है वो सर्वज्ञानी हैं, वो जो है वो एक तरीके से जो है वो भगवान हैं और वो उनको पता चल जाएगा और वो आपके लिए सब कुछ कर देंगी, ये तो कॉन्टेस्टेशन है ना। पॉलिटिक्स तो कॉन्टेस्टेशन है। जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे तब तक सरकार देगी नहीं ना। ये पहले कभी हुआ है। आज़ादी जैसी छोटी चीज़ की भी मांगने के लिए जो है वो हमारे देश में तो स्ट्रगल करना पड़ा। किसके खिलाफ? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ। इंग्लैंड तो डेमोक्रेसी का चोला ओढ़ के बैठी हुई थी ना, पर फिर भी जो है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों को जान देना पड़ा। आंकड़े जरूरी हैं। कास्ट सेंसस वो आंकड़ा है जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए। भले सरकार आपको कुछ भी कहे, ये संवैधानिक जिम्मेवारी है सरकार की कि लोगों को बताए। और वो इनइक्वालिटी का एक बैरोमीटर है। आपको पता तो चलेगा कि किसके पास क्या है, और पता चलेगा तभी तो हम उस पर एक बहस कर सकते हैं। नहीं तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बहस हो जाएगी। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बहस जो है वो तो एक अलग ही टेंजेंट पे है, वो एक अलग टेंजेंट पे है। तो कहीं ना कहीं ये सही आंकड़े पैदा करना और सही आंकड़े प्रस्तुत करना और उस सही आंकड़ों पे एक बहस जारी करना, हाँ, वो कास्ट सेंसस तो करेगी और उसका प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ेगा। अगर ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो जाहिर तौर पर उस पर जो है वो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बेस लेवल पे ये भी बोल देते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात है कि कास्ट सेंसस से कास्टिज्म बढ़ेगा। कास्टिज्म तो है। हाँ, कास्टिज्म जो है वो कास्ट सेंसस के पहले से थी और कास्टिज्म कास्ट सेंसस के बाद भी रहेगी। कास्ट सेंसस ने कास्टिज्म को नहीं बनाया। कास्टिज्म की वजह से कास्ट सेंसस चाहिए। सवाल कास्ट सेंसस का क्यों उठा? क्योंकि कास्टिज्म है। अगर कास्टिज्म नहीं होता 75 साल में हमारे संविधान के इतिहास में, तो किसी को कास्ट सेंसस का सवाल ही नहीं होता। पर अगर कास्टिज्म नहीं है तो फिर कास्ट सेंसस से डर क्यों? तब तो छाती चौड़ा करके बोलते कि कर लो, कितने कास्ट सेंसस करने, हर साल कर लो। पर डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो इसलिए आपको जो है वो कास्ट सेंसस से क्या वो समस्या हो सकती है? आंकड़ों से किसको डर लग सकता है? जिसको उस आंकड़े से एक लग रहा है कि हमसे सवाल पूछा जा सकता है, उसको आंकड़ों से डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सबूत देंगे।
पर यही तो मिडिल क्लास कहता है कि हमें क्या है, आपको जो चाहिए सो आंकड़े ले लीजिए, तो फिर ले लीजिए, डर किस बात का। और कास्टिज्म क्यों आएगा उस पर? हो सकता है कि कास्टिज्म, हम ये कास्ट सेंसस ये दिखा दे कि कास्टिज्म है ही नहीं इस देश में, वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी है, पर जब तक आंकड़े होंगे नहीं हम कैसे जाने? That's true. जब तक हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि आंकड़े आज के दिन में एक अस्त्र हैं। ये ऑथोरिटेरियन रिजीम्स में, डिक्टेटोरियल रिजीम्स में आंकड़ों को छुपाना, तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है, और हर अथॉरिटेरियन रिजीम ये करती है। मैंने आप नॉर्थ कोरिया के ले लीजिए या फिर जो भी आप डिक्टेटोरियल, हाँ, तो काफ़ी मिडिल ईस्ट में भी सेंसस नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी आंकड़े आपको नहीं बताएंगे कि वो उनके अथॉरिटी को अंडरमाइन करेंगे यार। तो वो उस मामले में हमको देखना पड़ेगा, और हमारे लिए वो ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इकोनॉमी डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल, क्योंकि हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की इकोनॉमी है, हम तो एक अथॉरिटेरियन इकोनॉमी की बात तो कर नहीं रहे हैं। और इकोनॉमी में जब तक सबका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। आज के दिन में देश में आपको आश्चर्य की बात होगी, जो CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये जब बजट के बारे में बातचीत हो रही थी तो ये गए फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना प्रपोजल देने के लिए। तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि लोगों को कंजम्पशन वाउचर देना चाहिए। कंजम्पशन वाउचर देना चाहिए मतलब कि लोगों को खरीदारी करने के लिए वाउचर दीजिए, लोग खरीदें, और नरेगा का जो मजदूरी का दर है उसको बढ़ा देना चाहिए। अब ये कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो कॉर्पोरेट लोगों का ग्रुप है, ये जाके बोल रही है कि वहाँ पे कि नहीं भाई, आप मजदूरों का हक, ये मजदूरी दर बढ़ा दीजिए नरेगा का, और आप जो है वो कंजम्पशन वाउचर गरीबों को बांट दीजिए। क्यों कर रही थी? ये इनइक्वालिटी का कारण है, क्योंकि इनइक्वालिटी का कारण ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तक मांग की सिस्टम, डिमांड का सिस्टम जो है वो इकोनॉमी को ड्राइव करता है। जब आप इनइक्वालिटी होता है तो एक बहुत छोटा तबका है जो कंज्यूम कर रहा है, एक बहुत बड़ा तबका है जो कि नहीं कर रहा, कंज्यूम नहीं कर रहा है। जब आप कैपिटल और वेज की लड़ाई करेंगे तो कैपिटलिस्ट क्लास एक छोटा क्लास है, वर्कर क्लास एक लंबा क्लास है। अगर उसकी आमदनी कम हो रही है और कैपिटलिस्ट की इकोनॉमी, माने जो रिच कॉर्पोरेट्स हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो पूरे देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसके जो है आमदनी नहीं बढ़ रही, उसका डिमांड कम हो रहा है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा आमदनी ज़्यादा बढ़ रहा है, मजदूर की आमदनी कम हो रही है, हमने प्रॉफिट का शेयर बढ़ा दिया है, वेज शेयर कम हो गया है। पर ये तुरंत उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर वो सामान खरीदना बंद कर दें तो कुछ बचेगा नहीं, तो दुकान ही तो बंद हो जाएगी। दैट्स ट्रू। तो आप ये खबर आई थी अखबारों में कि पार्ले बिस्किट, 5 रुपए वाले पार्ले बिस्किट लोग नहीं बेच, कंपनियां नहीं बेच पा रही थी। हमारे यहाँ आज के दिन में ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो सेल है वो कम हो गई है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। और इसमें इनइक्वालिटी वापस आती है, यही इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। सो मर्सिडीज की टॉप एंड गाड़ियां बिक रही है, पर उनको ये भी समझना चाहिए कि जो अमीर जो तबका है, जो सुपर रिच है, उबर रिच है, वो आपके देश के इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। उसको हम जो आर्थिक मामले में हम हैं उसको, उस वर्ड को इस्तेमाल हम कहते हैं लीकेज बोलते हैं। तो जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसका जो है डिमांड उतना ज़्यादा लीक करता है, क्योंकि एक अमीर आदमी फॉरेन ट्रैवल पे जाएगा, वो हमारे यहाँ से लीकेज हुआ क्योंकि वहाँ की व्यवस्था को फ़ायदा हो रहा है। वो आईफोन खरीदेगा, एप्पल को फ़ायदा हो रहा है। वो विदेशी घड़ी खरीदेगा, उस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। वो आपको विदेशी कार खरीदेगा, वहाँ का फ़ायदा हो रहा है। हमारे देश के प्रोडक्ट को जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो काफ़ी सारा हमारा तो जो हमारे देश की आमदनी है वो लीक कर जा रही है, वो दूसरे देश के लोगों को फ़ायदा कर रही है, वहाँ के प्रोडक्शन को फ़ायदा कर रही है। और वैसे जॉब भी क्रिएट नहीं कर रहा जो कोई टाइटन की घड़ी और मारुति की गाड़ी सही है पाए। हाँ, गरीब आदमी जो गांव में बैठा हुआ है वो साइकिल खरीदेगा जो कोई विदेशी कंपनी बनाती नहीं है, वो कपड़े खरीदेगा, वो भी सस्ते कपड़े खरीदेगा। तो उसका जो 100% जो उसका जो इनकम उसके पास जो जाता है वो देश में ही रह जाता है। देश की तो बात छोड़ दी, जो ज़्यादा राज्य में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उन्हीं को खरीदता है, क्योंकि उसका जो वो चीज़ें जो खरीद रहा है, वो बाल्टी खरीदेगा, वो मग खरीदेगा, वो ऐसी चीज़ें खरीदेगा जो चीज़ें जो है उसके लिए उसको क्वालिटी बहुत ज़्यादा आपको यूरोप में बना के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो लीकेजेस नहीं होता है। तो वो डिमांड अगर आपका जो है वो कम होते जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जिन चीज़ों से बेचकर अपना मुनाफा कमा रही थी वो बेच नहीं पा रही है। वो इनइक्वालिटी आपके
जो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोसेस को डैमेज कर इनइक्वालिटी की वजह से डिमांड बहुत कम। डिमांड अभी हमारे देश में हमारे देश में अभी फिलहाल यही समस्या हो रही है। हमारे देश की जो समस्या है, और ये पिछले 15 साल से ये समस्या काफ़ी बुरे तरीके से आ गई है। 2016 से 19 के बीच में वहाँ पर डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का भी रोल था। 2016 से 19 के बीच में हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी वो आधी से कम हो गई। नॉर्मल देश में ऐसा नहीं होता है। अगर बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वो पैंडेमिक के पहले की बात है। पैंडेमिक के पहले की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैंडेमिक की, मैं गया ही नहीं पैंडेमिक में। पैंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि की दर है वो आधी से कम हो गई, क्योंकि लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया। लोग अगर खर्च, अभी फिलहाल वही स्थिति में हैं हम। लास्ट 2 साल में पैंडेमिक का बेस इफेक्ट था, तो लोग जो है वो पेंट अप डिमांड आपका था। लोग अब 2 साल नहीं खरीद पाए थे, पैसा ही बचा हुआ तो कर लिया, वापस ज़मीन पर आ गए हैं। तो अब जो है वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर बोल रहा है कि भाई अगर आप नहीं खरीदोगे तो हम मुनाफा कहाँ से कमाएंगे। पर गरीब आदमी ये भी बोल रहा है कि आप हमको आमदनी दोगे तो हम खरीदेंगे कैसे। तो इनइक्वालिटी जो है आपकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। आप जो इकोनॉमीज़ जो है वो इसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहती है। एक इकोनॉमिक पहलू उसका जो है ना वो ज़रूरी है, और ये कॉर्पोरेट सेक्टर समझदार है, उसको समझ में अब आ गया है। नहीं तो सीआईआई यही नहीं बोलेगा कि गरीबों की मदद करो। वो बेसिकली बोल रहे हैं हमारी मदद करो। बेसिकली बोल रहे हैं हमारी मदद करो, क्योंकि भाई आप सामान बनाना बंद कर दोगे, खरीदना बंद कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। पर ये बोल रहा है कि सरकार से कि आप जो है वो लोगों को पैसा दो ताकि वो जो है वो खरीदें। वो ये नहीं बोल रहा है कि हम वेज बढ़ा देंगे ताकि मजदूरों के पास इतना इनकम हो कि चलो ठीक है, बट जैसे ये बोल रहे हैं लोगों को पैसा दो, दैट्स ऑल्सो गुड। अच्छी बात है, अच्छी बात है, देना ही। अच्छी बात है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट। काफ़ी लोग काफ़ी इश्यूज़ पे सोचेंगे ये एपिसोड देखने के बाद, और अपना पोजीशन शायद थोड़ा ठीक कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया हम लोग को इस बातचीत से। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। Nope.